नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपका तीसरा अध्याय है के अंतर्गत उप विषय भारतीय संस्कृति की निरंतरता को पढ़ेंगे। बेटा, इससे पूर्व हमने वेदों के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने जाना कि वेद जो है कितने प्राचीन हैं। अब हम भारतीय संस्कृति की निरंतरता अर्थात इतने सालों से, इतने वर्षों से भारतीय संस्कृति कैसे अपनी निजता को बनाए हुए है और निरंतर विकासशील है। और हम पहले ये मानते थे कि आर्य ही हमारे प्राचीनतम पूर्वज हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के पश्चात हमने ये जाना कि आर्य संस्कृति से पूर्व भी भारत में सैंधव संस्कृति विद्यमान थी। तो अब देखिए एक बार भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य के और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किस प्रकार से अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी जो हमारे मूल आदर्श हैं, जैसे भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श आधारभूत तत्व हैं दया, करुणा, प्रेम, बड़ों का आदर करना, जो हमारे संस्कार हैं, ये मूलभूत तत्व है ना। धर्म के प्रति हम लोग आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। धर्म की दृष्टि से हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, हम बुराई से डरते हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं, जीवों के प्रति दया रखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे मूल आदर्श हैं वो कब आकार ग्रहण करने लगते हैं? जब साहित्य, दर्शन और कला, नाटक, जीवन के तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय पर विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई, मतलब जब कोई चीज़ अपने मूल रूप में, साकार रूप में बहुत अधिक प्रबुद्ध तरीके से सामने आती है, तो उसके पश्चात कहने का मतलब है कि उत्थान के बाद पतन के जो अंश हैं वो भी उस चीज़ में प्रविष्ट हो जाते हैं। और विशिष्टतावाद वो चीज़ एक तरफ अपना विशिष्ट आकार लेती है और दूसरी तरफ वह उस अवस्था में क्या होता है, कुछ लोगों को दबाने की प्रवृत्ति या कुछ लोगों को उससे च्युत करने की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती चली जाती है, जिसे कि हम सामान्य शब्दों में कहेंगे छुआछूत की प्रवृत्ति भी आरंभ होने लगती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत करना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। बेटा, इन लाइनों के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि वैदिक काल में भारत में 4 वर्णों की एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एक समाज को सुदृढ़ता देने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मनुष्य की जो स्वार्थ लोलुपता की प्रवृत्ति है, कुछ लोगों की, कुछ विशिष्ट लोगों की जो ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हमें महत्व मिले, उन व्यक्तियों ने इस लचीली व्यवस्था को हमेशा के लिए एक बंधनों में बांध दिया। कि पहले ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय वर्ण का कार्य नहीं कर सकता था। हमारे ऋग्वेद में कई ऐसी ऋचाएँ मिलती है जहाँ एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो है कारीगर हूँ, मेरा पिता ब्राह्मण है, मेरी माँ जो है वो आटा पीसने वाली है। कहने का मतलब सभी वर्णों का कार्य कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण के अंतर्गत कार्य कर सकता था। लेकिन बाद में इस व्यवस्था ने स्थायी जाति व्यवस्था का रूप ले लिया और ये एक तरह से मनुष्य के लिए कारागृह बन गई। और धीरे धीरे बाद के युगों में तो यह व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि मनुष्य के लिए जो समाज था इस प्रकार के बंधन बन गए, समाज में इस प्रकार के मनुष्य को बंधनों में बांध दिया गया कि जो निम्न वर्ण की जातियाँ थी वो पिसती ही चली गई, उच्च वर्ण के लोग उनका शोषण करते ही चले गए। फिर भी ये व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था में, इसके ढांचे में जब इस प्रकार की दृष्टि प्रविष्ट हो गई जो कि वैज्ञानिक सम्मत नहीं थी,
तो ये खत्म हो गई हो, नहीं, तब भी युगों तक चलती रही, मनुष्य इसे ढोता रहा और ये जो बंधन थे इनसे कभी भी मुक्त होने की बात अचानक से नहीं आई। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। कहने का मतलब इस दौर में भी भारत का विदेशी संस्कृतियों के साथ तालमेल बना रहा। बहुत चीज़ें हमने उन संस्कृतियों की ग्रहण करी और बहुत सी चीज़ें हमारी संस्कृति की जो है उन संस्कृतियों में भी पहुंची और उन लोगों ने भी उसे स्वीकार किया, आत्मसात किया। और ये जो भारतीय संस्कृति की आत्मसात करने की प्रवृत्ति है, यही भारतीय संस्कृति की निरंतरता के मूल में है। यही कारण है कि आज भी भारतीय संस्कृति तरोताज़ा बनी हुई है। आज भी हमें उसमें दूषण कम दिखाई देता है और उसमें निरंतरता बनी हुई है। आज भी वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। धन्यवाद बेटा।